तो बच्चों आज के इस वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं हम लोग 20 लाइक्स। ठीक है, अब ये 20 लाइक बहुत ज़्यादा तो है नहीं, तो इस वीडियो पे हम चाहेंगे कि आप लोग का ये जो है 20 लाइक्स एटलीस्ट आए। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और जल्दी से इसको 500 तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, हम करते हैं। तो पिछले क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्टमक में कैसे फूड का डाइजेशन होता है। अब देखिए, फूड का डाइजेशन होने के बाद स्टमक जो है उसमें जो फूड बचा वो है काइम। क्या है वो? काइम, खट्टा सा डकार जो आता है। ठीक है, अब वो क्या है? वो काइम है। ठीक है, अब ये जो काइम है बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। तो जब ये एसिडिक होता है, आपको ये याद रखना है कि जैसे ही हम लोग स्टमक से इंटेस्टाइन की तरफ प्रोग्रेस करते हैं, इंटेस्टाइन की तरफ प्रोपोगेट करते हैं, तो एसिडिटी घटता है। और एसिडिटी घटता है, उसके बाद फिर आपको इधर 7 से ऊपर का जो जोन है वो मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ हाईली एसिडिक फूड है, अगर वो इंटेस्टाइन में जाता है तो सपोज कीजिए आप जो है गर्मी के दिनों में काफ़ी ज़्यादा गर्मी फील कर रहे हैं बाहर की तरफ, और किसी एसी वाले, अक्सर हम लोग भी क्या करते हैं कि छुट्टी स्कूल से हुई और छुट्टी स्कूल से होने के बाद अक्सर हम लोग कुछ खरीदने के, ऐसा हम लोग प्रिटेंड करते हैं कि हम लोग जा रहे हैं किसी मॉल में खरीदने के लिए सामान। अक्सर होता क्या है कि हम लोग तो हवा खाने के लिए वहाँ जाते हैं। ठीक है, तो होता है कि मॉल में घुस गए, वहाँ 5 मिनट 10 मिनट रहे, सामान को छुए, ये किए वो किए। ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे जो है रह करके अपने आप को कूल कर लेता है। ठीक है, लेकिन फिर जब कूल करने के बाद बाहर निकलिएगा तो एक शॉक अचानक आ जाता है। अब मान लेते हैं किसी को बीपी का बीमारी है, ठीक है, जो ज़्यादा टेम्परेचर सर्वाइव नहीं कर सकते, वो इतना ज़्यादा जो चेंज हो रहा है टेम्परेचर में उसको सर्वाइव नहीं कर पाता। इसी तरह से अगर देखा जाए तो हमारा स्टमक और इंटेस्टाइन का जोन भी इसमें आता है। स्टमक हाईली एसिडिक जोन है। अब अचानक फूड अगर यहाँ से यहाँ आए तो हो सकता है कि इंटेस्टाइन को जला दे। बचने के लिए क्या करेंगे? तो बचने के लिए इंटेस्टाइन में भी एक ग्लैंड होता है, उसका नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या नाम है उसका? ब्रूनर्स ग्लैंड। ये कहां पाया जाएगा? तो ये पाया जाएगा आपके ड्यूडेनम में। ठीक है, तो ड्यूडेनम में पाया जाएगा ब्रूनर्स ग्लैंड। तो अब यहीं से हम लोग बात आगे का स्टार्ट करेंगे। तो देखिए होता क्या है, ये हो गया ड्यूडेनम वाला पोर्शन। अब ये ड्यूडेनम जो है सी शेप का होता है। ठीक है, और यहां से निकला लीफ लाइक स्ट्रक्चर, आई गेस आप लोग समझ सकते हैं इसको। ये हो गया। अब यहां से हाईली क्वाइल्ड ट्यूब आगे की तरफ जाएगा। एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दिया हुआ है। आप लोग देखिए, बायोलॉजी अगर पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी को आपको बिल्कुल दिल से पढ़ना है। डायग्राम के बिना बायोलॉजी पॉसिबल नहीं है, तो आपको डायग्राम का थॉरोली प्रैक्टिस करना है। अगर आप केवल और केवल क्लास 10th के बाद बायोलॉजी छोड़ने वाले हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप लोगों का मेन मोटिव है मेडिकल में जाना, डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डायग्राम को आपको अच्छे से समझना है। तो ये हो गया। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। यहाँ से जो स्टार्ट हुआ ये लार्ज इंटेस्टाइन है। और लार्ज इंटेस्टाइन पिछले वीडियो में भी हम बताए थे कि लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो काफ़ी बड़ा होता है। ये हो गया। यहाँ से एक स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन दोनों के बीच में एक जंक्शन होता है। उस जंक्शन को हम लोग बोलते हैं सिक्कम। अब यहाँ से आपको हाईली क्वाइल्ड ट्यूब मिलेगा। अब ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये यहां से लेकर ये पूरा का पूरा जो इस जगह का तक का पोर्शन है, यहां से स्टार्ट करें यहां तक आए। ठीक है, ये पूरा पोर्शन जो है ट्यूब का, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। लगभग 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 ये 6 मीटर लंबा होता है टोटल स्मॉल इंटेस्टाइन ऑन एन एवरेज। आपको अब याद रखना है कि बायोलॉजी में जो भी डेटा दिया जाता है वो सारा डेटा जो है वो एक्चुअल नहीं होता है बाबू। ठीक है, वो जो डेटा है ये एवरेज होता है। अब आपका हार्ट का साइज है, तो हार्ट का साइज बुक में लिखा हुआ रहता है एनसीईआरटी में, ये क्लेंच्ड फिस्ट के बराबर होता है, बंद मुट्ठी के बराबर होता है। तो ये जरूरी नहीं कि मेरा जितना बंद मुट्ठी है उतना ही आपका भी हार्ट होगा। ठीक है, आपके मुट्ठी के हिसाब से आपका हार्ट होगा। ठीक है, तो जो भी पैरामीटर, जो भी मैथमेटिकल पैरामीटर दिया जाता है, वो मैथमेटिकल जो पैरामीटर है वो ऑन एन एवरेज दिया जाता है। किसी में ज्यादा भी हो सकता है, किसी में कम भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस पोर्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं?
सही सोचा आपने, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, तो ड्यूडेनम बोलेंगे। ये हो गया। ये जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये हो गया जेजुनम। बहुत बढ़िया। अगला जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं इलियम। बात की जाए अगर इसके लेंथ की, तो ड्यूडेनम अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर लंबा होगा। जेजुनम जो है वो ऑलमोस्ट 1.75 सेंटीमीटर लंबा होगा, सारा एवरेज है, ठीक है। इलियम जो है वो अप्रोक्सीमेटली 4 मीटर लॉन्ग ट्यूब होता है। तो ये हो गया लेंथ वाइज बात हम लोग कर लिया। अब यहीं पे अगर देखा जाए तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग पैनक्रियाज। ये क्या है बाबू, तो पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ड्यूडेनम से एसोसिएटेड होता है, ठीक है। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोल दिए पैनक्रियाज। अभी जो पैनक्रियाज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैनक्रियाज को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो पैनक्रियाज को हम लोग बोलते हैं मीजोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलेंगे इसको, मीजोक्राइन ग्लैंड। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, बातों को धीरे धीरे सुननी है, ठीक है, समझनी है, और फिर जाकर के आपको क्वेश्चंस को बनाना है। हम गारंटी देते हैं कि आपसे क्वेश्चंस बनेगा। नहीं बनता है तो क्वेरी के लिए कमेंट में आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो पैनक्रियाज को मीजोक्राइन ग्लैंड क्यों कहते हैं बाबू, तो इसको थोड़ा बहुत आपको जानना है कि पैनक्रियाज जो है ये एंडोक्राइन एक्टिविटी भी करता है और एक्सोक्राइन एक्टिविटी भी है पैनक्रियाज का। एंडोक्राइन ग्लैंड किसको कहते हैं, तो पैनक्रियाज जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड इसलिए है क्योंकि ये हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। तो इससे हार्मोन्स निकलते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, तो हार्मोन्स का नाम है इंसुलिन, एक दूसरा हार्मोन है ग्लूकागॉन, तीसरा हार्मोन है सोमैटोस्टैटिन। सारे हार्मोन्स का अलग अलग काम है। ये इंसुलिन क्या करता है, तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। ग्लूकागॉन भी ब्लड ग्लूकोज लेवल को ही मेंटेन करता है, लेकिन इंसुलिन के जस्ट अपोजिट काम करता है। अगर आपके ब्लड में शुगर का कंटेंट ज्यादा हो गया तो इंसुलिन क्या करेगा, उस ब्लड से शुगर को निकालेगा, लीवर में ले जाकर छोड़ देगा। लेकिन जब आपके बॉडी में, आपके ब्लड में शुगर का लेवल कम होता है तो जस्ट ग्लूकागॉन का काम होता है। ग्लूकागॉन क्या करेगा कि आपके मसल से, आपके लीवर से जो ग्लूकोज स्टोर्ड था ग्लाइकोजन के फॉर्म में, उस ग्लाइकोजन से फिर से उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और दोबारा उसको ग्लूकोज में छोड़ देगा। तो दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। सोमैटोस्टैटिन का काम क्या है, तो ये आपके बॉडी में ब्लड कोलेस्टेरॉल लेवल को मेंटेन करता है। स्टैटिन नाम का जो भी केमिकल आएगा आपको याद रखना है कि ये आपके बॉडी में कोलेस्टेरॉल के लेवल को मेंटेन करेगा। तो हम लोग को यहाँ हार्मोनल एक्टिविटी तो देखना नहीं है, हम लोग को यहां देखना है क्या, तो एक्सोक्राइन एक्टिविटी। तो एक्सोक्राइन जो एक्टिविटी होता है उसके लिए एक स्पेशल सेल होता है। अब देखिए क्लास 10th के लेवल पे सिंपली बोर्ड में तो ये चीज नहीं पूछेगा कि एक्सोक्राइन पोर्शन पैनक्रियाज का क्या होता है, लेकिन ओलंपियाड्स वगैरह या फिर अगर आप लोग अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लास 10th लेवल पे देने जा रहे हैं तो वहां पूछ देता है कि एक्सोक्राइन पोर्शन क्या होता है पैनक्रियाज का। तो पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग एसिनाई या एसिनल सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स हैं और ये ग्रुप ऑफ सेल्स क्या करते हैं, तो पैनक्रिएटिक एंजाइम्स का सिक्रीशन करते हैं। किसका सिक्रीशन करते हैं, तो पैनक्रिएटिक एंजाइम्स का सिक्रीशन करते हैं। ये हो गया। इसी को हम लोग पैनक्रिएटिक जूस भी बोलते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पैनक्रिएटिक जूस में क्या क्या आ जाएगा बाबू, तो पैनक्रिएटिक जूस में क्या आएगा आप ये भी देख लीजिए। चलिए इसको हम लोग यहां लिख देते हैं, चलो यहीं पे लिखते हैं इसको। पैनक्रिएटिक जूस में क्या क्या आएगा, तो पैनक्रिएटिक अमाइलेज आ जाएगा, पैनक्रिएटिक प्रोटीएज आ जाएगा, पैनक्रिएटिक, अब देखा जाए तो लाइपेज आ जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं जैसे कि प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस। तो बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कि पैनक्रियाज रिलीज करता है अपने एक्सोक्राइन पार्ट से। तो ये है पैनक्रियाज के बारे में। अब हम लोग आते हैं इसके स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पोर्शन पे किस तरीके से काम करेगा। तो बताया था मैंने आप लोगों को कि ड्यूडेनम जो है इसमें एक ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड का क्या नाम है बाबू, उसका नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी ऐसे ही। ब्रूनर्स ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट करता है म्यूकस।
अब ये वही म्यूकस है जो आपके मुंह में भी पाया जा रहा है, स्लाइमी चिपचिपा सब्सटेंस होता है, आपके नेजल कैविटी नाक में पाया जा रहा है। तो ये जो म्यूकस है स्लिपरी होता है, फूड को आगे धकेलने में हेल्प करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में हेल्प करता है, साथ ही साथ ये एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो जैसे ही एसिडिक काइम जिसका पीएच अप्रोक्सीमेटली 1.5 है तो उसको न्यूट्रलाइज करके अप्रोक्सीमेटली 7.5 टू 8.5 के बीच में ले आएगा, ताकि ये जो आपका ड्यूडेनम या अदर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पोर्शन है वो एसिडिटी की वजह से जल ना जाए। तो ये काम है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हम लोग देखेंगे किस तरीके से डाइजेशन होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे यहाँ पे डाइजेशन